के ऊपर बात करते हैं, एसटीडी की बेटा हम बात करते हैं, ठीक है। एसटीडी का फुल फॉर्म बताना चाहिए, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, इनको हम वेनरल डिजीज भी कहते हैं, इनको हम वेनरल, इनको हम जो है वो वेनरल डिजीज भी कहते हैं, इनको इन्हें हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं इनको हम, ठीक है, क्लियर। ये वो डिजीज होती है जो वास्तव में जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है। अब आपको मैंने कहा कि आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिएगा यदि आप सही नाम बता पाए इसके, किसके, जितने भी यहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो लिखे हुए ना आपके एग्जाम्पल के। गोनोरिया किससे होता है, नंबर एक, ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज के किससे होता है, निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरियल एसटीडी, किससे होता है ये, ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, किससे, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है के। गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से होता है के। हर्पीज, हर्पीज वायरस से होता है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। क्लेमाइडिसिस, क्लेमाइडी से होता है, जो कि बैक्टीरिया होते हैं एक तरह के, क्लेमाइडी एक तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जेनेटल वार्ड जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। ट्राइकोमोनासिस जो है वो ट्राइकोमोनास से होता है, जो कि एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, इट इज ए प्रोटोजोआ। हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस से होता है। एचआईवी जो है वो किस होता है, वो एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से होता है। एड्स भी कहते हैं एचआईवी इन्फेक्शन, एड्स के, एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है, जो कि एचआईवी से होता है। इसमें से याद रखिएगा बेटा कि जो एड्स है हर्पीज वायरस है, ठीक है, जो जेनेटल वॉर्ट है हर्पीज है, ठीक है, ये आसानी से ठीक नहीं होते हैं, मतलब ये वो बीमारियां हैं, ये वो डिजीज हैं जिनके बारे में लिखा हुआ साफ साफ एनसीईआरटी में। देखो क्या लिखा है इसमें, हेपेटाइटिस बी को छोड़ दें आप, हेपेटाइटिस बी को भी शामिल कर दें, हेपेटाइटिस बी को छोड़ दें आप इसमें, ठीक है, जेनेटल हर्पीज को छोड़ दें आप हैपेट के, और आपका जेनेटल वॉर्ड भी इसके अंदर शामिल होगा जो एक्स्ट्रा लिखा मैंने यहाँ पे। और इसके अलावा हम बात करते हैं ये एचआईवी इन्फेक्शन की बात करें तो इनको छोड़ के बाकी सभी को हम क्योर, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, उनको उनका इलाज पॉसिबल है, प्रोटोजोअल डिजीज का और बैक्टीरियल डिजीज का इलाज पॉसिबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का ट्रांसमिट होने का तरीका क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट सेम तरीके होते हैं इनके, तो ये इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फैल सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकते हैं, मदर से बेबी से फीटस में आ सकते हैं, ठीक, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ये फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस बी जेनेटल हर्पीज ये डिसऑर्डर कंप्लीट को छोड़कर, हेपेटाइटिस बी जेनेटल हर्पीज और एचआईवी को छोड़कर बाकी डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल होती है बेटा, ठीक है ना, ठीक। इफ यू आर अनश्योर आस्क इफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन यू आर रिसीविंग हैज बीन टेस्टेड फॉर एचआईवी। हमेशा भी कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट किसी को ब्लड लगाना होता है तो हमेशा उस ब्लड का एचआईवी टेस्ट होना जरूरी होता है, कहीं एचआईवी इन्फेक्शन ब्लड से ना आ जाए, ठीक है। तो एचआईवी के क्या सोर्स हो सकते हैं, तो एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, वो बड़ा सोर्स होता है इसका, के प्रेगनेंसी मदर टू बेबी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो है वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू हो सकता है, इंजेक्टेबल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। फिर हेल्थ केयर वर्कर को भी जो है वो किसके थ्रू हो सकता है, वो इंजेक्ट कहीं प्रिक करके एक्सीडेंटल प्रिक हो गया, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है, इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। ये एचआईवी जो है वो एचआईवी के सोर्स होते हैं। फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है बेटा उसके अर्ली सिम्टम, शुरुआती सिम्टम क्या होते हैं, और ये बहुत जरूरी है एडोलेसेंट एज में, ये बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, क्या सिम्टम उसके आते हैं। एक तो जेनिटल्स में ईचिंग हो रही हो, ठीक है, वजाइना के अंदर, ठीक है, पेनिस वाले हिस्से में यदि कंटिन्यूस ईचिंग बना हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ठीक है। कोई फ्लूइड डिस्चार्ज रहा है, ऐसा फ्लूइड जैसे मैंने कहा कि फीमेल लड़कियों में गर्ल्स में बात करें तो एक्सेप्ट मेंस्ट्रुएशन के अलावा कोई भी फ्लूइड यदि सीक्रेट हो रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, कोई तरह का स्मेल उसमें आ रहा है, तो दैट इज द नीड कि आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ठीक है। जेनेटस में दर्द बना रहता है, कोई स्वेलिंग वहां प्रेजेंट रहती है, तो वो एक बड़ा जो है वो इंडिकेशन है एसटीडी के। कई अधिकांश महिलाओं में जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो इन्फेक्शन होते हैं वो शुरुआती दौर में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वहां से पार्टनर को वो इंफेक्शन लग सकता है, ठीक है। फिर व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, क्या जटिलताएं उनसे सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसका बेटा वो ये है कि इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये एक बड़ी सीरियस कंडीशन माना जाता है इसको। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ट्रीट करने में बड़ा लंबा समय लगता है इसमें, और इसके कई सारे जो है वो इससे जो है कई सारा हेल्थ पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। फिर एबॉर्शन होते हैं लगातार, कई आपने सुना होगा कई महिलाओं की जो दिक्कत ये होती है कि बच्चा होता है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो अक्सर अबॉर्ट कर जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो वो एक्चुअली वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण ऐसा हो रहा होता है, अंडरलाइन डिजीज को ट्रीट करना होता है। स्टिल्ट बर्थ, बच्चे का जन्म होगा लेकिन बच्चा मरा हुआ होगा, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस में बच्चा इंप्लांट ना होकर फेलोपियन ट्यूब में इंप्लांट कर गया। इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यदि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस प्रेजेंट है तो वो कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, ठीक है।
नाउ हाउ वन कैन प्रिवेंट दी एसटीडी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उसका तरीका यही है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर। अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर के साथ अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है अवॉइड करना करे व्यक्ति के। फिर ऑलवेज ड्यूरिंग क्वाइटस जो है वो कंडोम जो है एक्स्ट्रा प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन को भी रोकते हैं और एसटीडी से सुरक्षा भी करते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई भी संदेह होने पे, कोई भी सिम्टम आने पे क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। क्वालिफाइड डॉक्टर का मतलब केवल डॉक्टर लिख लेने से नहीं होता है। आजकल एक डॉक्टर है, बड़े इंटरनेट पे बड़े वायरल हो रहे हैं वो डॉक्टर की, वो अपना रेमेडी बताते थे, मैं नाम नहीं लूंगा। पहले कभी वो एक जमाने में मेमोरी के बारे में बात करते थे, फिर कभी कोरोना के बारे में बात करते हैं। तो आजकल क्या होता है, जो कंट्रोवर्सी होता है ना वो दिखता ज्यादा, एक्चुअली बिकता ज्यादा है, दिखता ज्यादा है। डॉक्टर का मतलब ये है जो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड डॉक्टर से आप लोग नीट निकालेंगे, आप एमबीबीएस करेंगे, फिर आप एमडी वगैरह करेंगे, आपके प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखेंगे एक ट्रेंड वे में। दैट इज द मेडिकल प्रोफेशनल। कोई भी यदि नाम के आगे डॉक्टर लगा लेगा तो वो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं बन जाता है। वो केवल अपने मन से कोई 4 किताबें, इंटरनेट से कुछ पढ़ा, व्हाट्सएप से कुछ पढ़ा, उसको बताने से व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर बनना एक तपस्या के समान होता है। तो कभी कोई सिम्टम, कोई दिक्कत होती है तो आप प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर सकता है। ये डॉक्टर केवल एलोपैथी में नहीं होते हैं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर हो सकते हैं। जो बीओएमएस किए हैं वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो बीएएमएस किए हैं वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो बीएचएमएस किए हैं वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। लेकिन यदि मेरे पास आके आप मुझसे बोलते हो सर हमको एलर्जी के लिए होम्योपैथिक दवा बतला दो, तो नाउ आई एम अनक्वालिफाइड डॉक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर पैथी। किसी होम्योपैथिक वाले के पास जाके पूछोगे सर टाइफाइड का एंटीबायोटिक लिख दो, तो ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्वालिफाइड का वर्ड भी अलग अलग है। यदि मुझसे आयुर्वेदिक थेरेपी लोगे आई एम अनक्वालिफाइड, मुझसे आप होम्योपैथिक थेरेपी लोगे आई एम अनक्वालिफाइड। वो उनके लिए भी लागू होता है ना बेटा? तो शब्दों का मायाजाल समझिए पूरा। ठीक, फिर आप बातें हम इनफर्टिलिटी बातें, दैट इज अगेन एन इश्यू के फिर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का